मैं डॉक्टर विकास नौटियाल, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री। आज हम मध्यकालीन भारत के अंतर्गत मुगल सम्राट औरंगजेब के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि हम इस पिक्चर से देख रहे हैं कि औरंगजेब लगभग ग्रेट मुगल्स में अंतिम चरण पर है, क्योंकि औरंगजेब के उपरांत 1707 के उपरांत देखिए 1658 से लेकर 1707 का उसका पीरियड है और इसके उपरांत मुगलों के पतन की प्रक्रिया शुरू हो गई। इसलिए औरंगजेब को हम अंतिम ग्रेट मुगल कहते हैं, ऐसा शासक जिसने मुगल सम्राट की सर्वोच्च शक्तियों का उपभोग किया। तो इसी प्रकार से हम देखें, ये मैंने आपको बताया ये औरंगजेब है और औरंगजेब के साथ साथ में उसका वो पूरा टाइम पीरियड है 1658 से, यानी जैसे शाहजहां का उत्तराधिकार का युद्ध हुआ, इस उत्तराधिकार के युद्ध में अंततः कौन जीता? औरंगजेब जीता। औरंगजेब ने अपनी धार्मिक नीति से, अपनी युद्ध कौशल से और अपने कूटनीति से, बहुत बेहतरीन कूटनीति का था, बहुत बेहतरीन युद्ध कौशल उसके पास था, क्योंकि ये उस काल का बहुत ही बेहतरीन जनरल था, इसमें कोई शक नहीं है। इसकी कमी सिर्फ एक आती है, इसकी कमी कहें या लिमिटेशन कहें या सीमाएं कहें, कि ये अपने आप में एक संकीर्ण वृत्ति का एक यूं कहें कि मुस्लिम था, फंडामेंटलिस्ट था, और ये जैसे अकबर ने सबको साथ लेकर चलने की बात की, ये केवल सुन्नियों को साथ लेकर चलने की बात करता था। दरअसल इसके पीछे एक कारण भी आता है। जब शाहजहां का उत्तराधिकार का युद्ध हुआ तो उस उत्तराधिकार के युद्ध में उलेमा वर्ग जो था, उस उलेमा वर्ग ने साथ दिया औरंगजेब का। उलेमा वर्ग ने साथ दिया औरंगजेब का। उलेमा, उलेमा क्या चीज है, इसकी जरा चर्चा कर लें एक बार। ये मुस्लिम थियोलॉजिस्ट क्लास है। थियोलॉजिस्ट क्लास मतलब धर्मज्ञ समूह, मुस्लिम धर्मज्ञ समूह। तो क्योंकि इनका एक प्रतिनिधि बनता था सदर सदूर काजी उल कज़्ज़ात। काजी उल कज़्ज़ात यानी वो सदर सदूर होता था, और जब वो मुख्य न्यायाधीश की भूमिका में आता था तो उसे काजी उल कज़्ज़ात कहा जाता था। तो ये धर्मज्ञ समूह है, इसको पूरे वर्ग को बोला गया उलेमा। मुगल काल के अमीर वर्ग में, मुगल काल के अभिजात्य वर्ग में ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोल करता था। और जब शाहजहां का उत्तराधिकार का युद्ध हुआ तो क्योंकि दारा शिकोह को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर चुका था शाहजहां, तो औरंगजेब ने धर्म को आधार बनाया। जब उसने धर्म को आधार बनाया, उसने दो आधार लिए, एक तो धार्मिक आधार लिया और एक वो सामान्य बात करता था कि मैं लड़ने नहीं जा रहा हूं, मैं तो अपने बीमार पिता को देखने जा रहा हूं, क्योंकि ये विधर्मी और इस काफिर दारा के शिकंजे में है, मैं उससे मुक्त करना चाहता हूं। इस कारण से उलेमा वर्ग ने उसको समर्थन दिया। एक बिंदु, एक मुजफ्फर आलम खां है, अलीगढ़ स्कूल के हिस्टोरियन है, उन्होंने इस उत्तराधिकार के युद्ध का जो रिलीजियस इंटरप्रिटेशन है, उसके धार्मिक परिप्रेक्ष्य क्या है, उसकी उन्होंने बहुत ही बेहतरीन व्याख्या की है। और इस तरह अंत में आते आते शाहजहां के उत्तराधिकार के लगभग 5 युद्ध होते हैं, तो जिसमें खास करके धर्मट की बात करें, सामूगढ़, ये मुख्य निर्णायक युद्ध रहे। 5 युद्धों की बात आती है, इनमें से ये अंततः इसके द्वारा आगरा और दिल्ली पर अधिकार कर लिया गया और औरंगजेब ने दारा को मृत्युदंड दे दिया, अपने भाई मुराद को भी मृत्युदंड दे दिया, और शाह शुजा जो बंगाल में था उसको अंतिम रूप से पराजित कर दिया। तो 4 भाइयों में से तीनों भाई किनारे हो गए और अंततः उसने अपनी सत्ता स्थापित की। अब यहां पर एक बात और समझने की है, ये कि जब हम औरंगजेब का लेते हैं पक्ष, तो औरंगजेब अपने आप में किन किन बातों के लिए चर्चा में रहा। औरंगजेब अपनी धार्मिक नीति के लिए, अपनी दक्कन नीति के लिए, और एक तीसरा बिंदु आता है, वो है राजपूत नीति। हालांकि उत्तर पश्चिम नीति भी आती है, उत्तर पश्चिम नीति, क्योंकि अब तक की सफल जो उत्तर पश्चिम नीति थी वो अंततः केवल औरंगजेब की रही, उसके बाद उत्तर पश्चिम नीति सफल नहीं रह सकी। तो अब यहां धार्मिक नीति की बात करें तो चाहे मैंने आपको बताया कि उसकी वृत्ति जो थी संकीर्ण वृत्ति थी, इसलिए जजिया कर लगाने की बात आती है, चाहे
मंदिर ध्वंस का मामला है। चाहे शिया एवं हिंदू इनके प्रति किसी प्रकार के नकारात्मक दृष्टिकोण या प्रतिक्रियावादी दृष्टिकोण की बात आती है तो ये सारा इसके अंतर्गत हुआ। तो जैसे जजिया लगाने की बात आती है, हालांकि इसकी जजिया की बहुत तरह की इंटरप्रिटेशन है, क्योंकि ऐसा प्रमाण मिलते हैं कि 1769 में जजिया लगाया गया। जजिया था क्या? एक प्रकार का नॉन मुस्लिम टैक्स था, गैर मुसलमानों से लिया गया कर था, जो कि सुरक्षा के बदले लिया जाता था। यह प्रावधान था मूल रूप से इस्लामिक ग्रंथों में, अरब में। हिंदू का उल्लेख नहीं है वहां पर, तो गैर मुस्लिम शब्द आया। इसलिए जिन लोगों से जजिया लिया जाता था उनसे सैनिक सेवा नहीं ली जाती थी और नहीं ली जा सकती थी। यही कारण था कि बुजुर्ग, अपाहिज, अपंग, भिखारी, महिलाएं, धार्मिक वर्ग, इसीलिए बाद में ब्राह्मण को लेकर के विवाद हुआ कि फिरोज तुगलक ने ब्राह्मणों पर जजिया लगा दिया, क्योंकि मूल सिद्धांत में था कि जो पुरोहित वर्ग है इससे टैक्स नहीं लिया जाएगा। तो ये सुरक्षा के बदले कर लिया जाता था, और जिनसे कर लिया जाता था उन्हें जिम्मी कहा जाता था, संरक्षित। अब जजिया के बाद मंदिर ध्वंस का मामला आता है। मंदिर ध्वंस को लेकर के भारी वाद विवाद होता है। बहुत जब बिंदु की बात करते हैं कि ऐसा सा लगता है कि एक बार एक यूपीएससी में क्वेश्चन था कि औरंगजेब बदनाम कम था, बदनाम ज्यादा कर दिया गया। तो प्रश्न ये पैदा होता है, क्या इतना मंदिर विध्वंस का मामला है? क्योंकि अब ऐसे कई प्रमाण भी मिलते हैं जहां पर जब दक्षिण की बात करते हैं या देहरादून के एक गुरुद्वारे की बात करते हैं तो वहां पर उसने अनुदान दिया, पर उसकी राजकीय नीति, वो उसकी एक राजनीति भी हो सकती है, कूटनीति भी हो सकती है। बेसिकली उसने ऐसा ही किया। तो मंदिर ध्वंस का उसका एक सिस्टमेटिक पैटर्न शुरू हुआ। और यहां पर बात यह भी आई कि जब उसके अधिकारियों को लगता था कि जो मुगल सम्राट है, औरंगजेब है, मंदिर ध्वंस से प्रसन्न होगा, तो उसके जो अधीनस्थ अधिकारी थे वो मंदिरों को और भी ज्यादा गिराना शुरू कर देते थे। इस कारण से बदनामी किसके सिर जाती थी? औरंगजेब के। तो औरंगजेब बदनाम जितना भी रहा होगा, उसको बदनामी उसके ऊपर और भी ज्यादा लाद दी गई। आज हम बात करते हैं हमारे देश में, जब हम हिस्ट्री राइटिंग की बात करते हैं, हिस्टोरियोग्राफी की बात करते हैं, इंडिया में हमारे यहाँ अक्सर बच्चों को भी पढ़ा दिया जाता है कि बोलेंगे हाँ सबसे अच्छा शासक कौन, तो लोग हमारे यहाँ दो ही नाम लेते हैं, अशोक और अकबर। औरंगजेब कोई नहीं लेता। आखिर क्यों? जब हम पाकिस्तान के बच्चों से जाकर पूछते हैं, पाकिस्तान में पढ़ाते हैं, वहां जाकर पूछते हैं कि सबसे अच्छा मुगल बादशाह कौन, तो एक सांस में कहते हैं औरंगजेब। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान का नागरिक या पाकिस्तान का व्यक्ति औरंगजेब को मान रहा है और हिंदुस्तान का व्यक्ति अकबर को मान रहा है, तो डिफरेंस कहां है? डिफरेंस रिलीजन के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए दोनों के पैटर्न में, क्योंकि पाकिस्तान एक इस्लामी राष्ट्र रहा, तो उन्होंने उस चीज को फॉलो कराया और अपने बच्चों को उसी रूप में संस्कारित किया। जबकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र रहा, तो हमारे यहाँ जो पढ़ने पढ़ाने की और समझने की प्रक्रिया थी वो अलग रूप में रही। अब यहां पर उसकी धार्मिक नीति का मतलब ये नहीं है कि वो सारे मुसलमानों का पक्षधर है, शियाओं का भारी विरोधी था। इस प्रकार से वो उसकी जो धार्मिक नीति है वो अपने आप में आती है। दक्कन नीति की जब हम बात करते हैं तो 1666 तक तो शाहजहां जिंदा था, इसलिए 1665 में उसने पहले तो शाइस्ता खां को भेजा और बाद में जयपुर के जय सिंह को भेजा शिवाजी के खिलाफ। दक्कन में उस समय 3 शक्तियां थी, यहां पर मैं आगे ले लेता हूं इसको। दक्कन में 3 शक्तियां थी, एक थे मराठे, बीजापुर, गोलकुंडा। अब इसका राजनीतिक समीकरण ये था, जो ये धार्मिक नीति से जुड़ा हुआ है, कि ये बीजापुर और गोलकुंडा तो मुस्लिम है और ये हिंदू है। इसलिए यहां पर करना क्या था, औरंगजेब ने पहले शुरुआत में पत्र भेजे कि मराठों को कैसे नियंत्रित किया जाए, तो इन दोनों को अपने पक्ष में ले लिया जाए। लेकिन ये थे शिया, औरंगजेब क्या है? सुन्नी। लेकिन यहां धर्म का मुद्दा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बोल तो दिया जाता है धर्म, लेकिन धर्म का मुद्दा इंपॉर्टेंट नहीं है। औरंगजेब की लड़ाई में पहले मराठे थे और बाद में बीजापुर गोलकुंडा था, तो स्वाभाविक रूप से बीजापुर गोलकुंडा नहीं चाहते कि औरंगजेब दक्षिण की तरफ आए, इसलिए उन्होंने औरंगजेब का पक्ष नहीं लिया। तो अंततः जब हम 1680 की बात करते हैं, 1680 के बाद जब शिवाजी की मृत्यु हो जाती है, उसके उपरांत
अपने यहाँ जब हम राजस्थान की बात करें, यहाँ पर एक मारवाड़ का स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ, 30 वर्षीय स्वतंत्रता संग्राम, जिसे हम राठौड़ों का विद्रोह भी कहते हैं, दुर्गादास राठौड़। और मेन खास करके जसवंत सिंह वाला इशू आता है, खास करके जसवंत सिंह की चर्चा मैंने पिछले लेक्चर में भी की थी। ये मारवाड़ के महाराजा थे और मुगलों की जो सेवा थी, मनसबदारी सेवा थी, उसमें सर्वोच्च पद पर थे। तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है। इनकी डेथ के बाद जाप्ती के नियम के अनुसार इनके राज्य का, एक तरह से इनकी भूमि का, राज्य का अधिग्रहण कर लिया गया और जिसको वो लोग चाहते थे उसके नाम का राज तिलक नहीं किया गया और उत्तराधिकार का संघर्ष सामने आ गया। इसी कारण से यहां पर राठौड़ों का विद्रोह होता है। राठौड़, दुर्गादास राठौड़ की कथाएं बड़ी फेमस है मारवाड़ में, पूरे राजस्थान में। तो इस क्रम में शिवाजी के जो उत्तराधिकारी थे संभाजी के साथ भी राठौड़ों ने एक संपर्क स्थापित किया, संभाजी। और इसी संभाजी ने औरंगजेब का एक बेटा था अकबर सेकंड को आमंत्रित किया दक्षिण भारत में, और इन सब ने मिलकर के इस अकबर सेकंड को मुगल बादशाह घोषित कर दिया, यानी कि एक पूरी तरह से विद्रोह हो गया। इसलिए औरंगजेब को दक्षिण की ओर अभियान करना पड़ा और ये अभियान, पूरा दक्षिण का अभियान लगभग 27 साल तक रहा। आप देख लें, 1680 और 1707 में औरंगजेब की डेथ हुई, तो आप समझ सकते हैं टोटल 27 साल। इस 27 साल में औरंगजेब दक्षिण में इधर से उधर भटकता रहा। एक जगह शांति स्थापित होती तो दूसरी जगह अशांति हो जाती, वहां विद्रोह हो जाता। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो दक्कन नीति है, ये दक्कन नीति अपने आप में उसके लिए एक नासूर बनी। तो दक्कन नीति है, चाहे हम उसके बाद राजपूत नीति की बात करते हैं। मोटे तौर पर एक बात और आती है यहाँ पर कि राजपूत नीति में ऐसा लगता है कि राजपूतों का विद्रोह हो गया तो राजपूत औरंगजेब से नाराज थे, यानी राजपूत औरंगजेब के पक्ष में नहीं थे। लेकिन ऐसा नहीं था। राठौड़ औरंगजेब के पक्ष में थे, हाड़ा औरंगजेब के पक्ष में थे, कछावा अभी हम चर्चा कर ही चुके हैं, जयसिंह, यहां तक कि पश्चिमी राजस्थान के बहुत से राजपूत भी औरंगजेब के पक्ष में रहे। तो सच ये है, एक अतर अली ने किताब लिखी है, अतर अली, उनकी बड़ी एक फेमस किताब है नोबिलिटी अंडर औरंगजेब। इस नोबिलिटी अंडर औरंगजेब में कहते हैं कि लगभग 32% जो मुगल मनसबदार थे वो औरंगजेब के समय में हिंदू हुआ करते थे, और इसमें सबसे बड़ा प्रतिशत राजपूतों का था। इतना ज्यादा प्रतिशत हिंदुओं का कभी नहीं रहा, लेकिन उन्होंने पूरा नाम सहित मनसबदारों के नाम भी दिए हैं। इसका एक पार्ट ये भी है कि इस समय तक औरंगजेब ने दक्षिण अभियान शुरू कर दिए थे, और दक्षिण अभियान के दौरान उसको मराठे लोग भी साथ में चाहिए थे, दक्कनी है, मराठी है, और यहां तक कि उस समय तक जाट आ गए, बुंदेले आ गए, पहाड़ी राजा आ गए, इन सबको सेवाओं में ले लिया गया, तो ये प्रतिशत 32% तक बन गया। तो अतर अली ने, ये अलीगढ़ स्कूल के इतिहासकार, इन्होंने बहुत अच्छा लिखा है, नो डाउट इन्होंने बहुत अच्छी मेहनत की है। लेकिन इस हिंदू मुस्लिम इस समन्वय के लिए, या समन्वय न कहकर के इसको मैं संतुलन कहूं, इसके लिए राजनीतिक परिस्थितियां जिम्मेदार थी। ऐसा नहीं है कि औरंगजेब इतना सहिष्णु रहा हो राजपूतों को लेकर के, लेकिन यह भी जरूर है, साथ में यह भी कहना होगा कि राजपूतों के ये क्लास, ये कम्युनिटीज, ये क्लैन औरंगजेब के पक्ष में बने रहे। इस प्रकार से औरंगजेब दक्षिण में लड़ता लड़ता 1707 तक, बुढ़ापे तक उसकी वो संघर्ष ही करता रहा, और दक्षिण में अंततः उसकी मृत्यु हो जाती है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।